आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में एक बड़े जमीन घोटाले में कई सियासतदानों के नाम सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। माना जाता है कि रोशनी लैंड घोटाला जम्मू कश्मीर की तारीख में यह अपनी नौयत का सबसे बड़ा घोटाला है। साल 2001 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में रोशनी एक्ट बनाया गया था। इसके जरिए हुकूमत का मकसद यह था कि तकरीबन 20 लाख कनाल सरकारी आराजी की उस पर काबिज अफराद को मौजूदा मार्केट कीमत पर ट्रांसफर करते हुए 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की जाए। लेकिन इस एक्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाले हुए हैं। अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी पूरे इशू को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ब्रजेश कुमार सिंह जी, मैनेजिंग एडिटर है न्यूज 18 के, और मेरे साथ सुहेल काजमी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया-निगार हैं, वो भी डिबेट का हिस्सा हैं। ब्रजेश जी और सुहेल काजमी जी, दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कुछ देर में कांग्रेस और बीजेपी के तर्जुमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। ब्रजेश कुमार सिंह जी, मैं सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, अभी तक हम देखते थे कि जम्मू कश्मीर में किसी चीज का हिसाब किताब नहीं होता था। अब कश्मीर में चीजों का हिसाब किताब होने लगा है, जवाबदेही होने लगी है, तो अभी इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मामलों के बारे में जांच इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि बहुत सारे लागू ही नहीं थे। जाहिर है, आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद से जो है बहुत सारे सेंट्रल एक्ट और कानून जो थे वो जम्मू कश्मीर में लागू हुए। उसके अलावा ये भी देखा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का, उसने जो है बहुत सारी चीजों पर, जिसको कि पॉलिटिकल क्लास छुपा के रखता था, जब खासतौर पे एसजी नामक इंस्टीट्यूशन वहां आया यूटी में कन्वर्ट किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर को, तो उसने जो काफी गहराई से जांच पड़ताल शुरू की। तो आपने देखा सबसे पहले जम्मू कश्मीर बैंक के मामले में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर की हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक तरह से मजाक मस्ती का विषय थी, जहां से जब चाहे पैसे निकालें, जिसको चाहे उसको दे दें, जिसको चाहे वहां नौकरी पे रख लें। उसके बाद से आपने देखा कि जब इस जमीन घोटाले का मसला, और खासतौर पर चूंकि हाईकोर्ट में मामला गया और हाईकोर्ट ने इसमें लंबी चली सुनवाई के बाद से पूरे रोशनी एक्ट को जो है क्रैश करते हुए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए, जिस तरीके से सीबीआई जांच ऑर्डर की और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बोला कि अब तमाम ऐसे जो कि इलीगल ऑक्युपाइड लैंड्स हैं और उनके जो करंट मालिक हैं उनके बारे में आप जानकारी साझा करें। उसके बाद से ये तमाम चीजों पर घेरा जो है कसा है। और इसी के साथ आप देखिए कि क्या पॉलिटिकल क्लास हो, क्या जो है बिजनेस क्लास हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सीनियर ऑफिशियल, इन सब ने किस तरीके से मिलजुल कर गठजोड़ करके बड़े पैमाने पर जमीन हासिल की, जिस रोशनी एक्ट का मकसद ये था कि उससे जो है पैसे हासिल होंगे। यानी कि जो लोग जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं उनसे जो सो मार्केट प्राइस लेकर और एक 25,000 करोड़ रुपए राज्य के खजाने में आएंगे, उसकी जगह महज कुछ करोड़ रुपए आए और वह रोशनी एक जो सो बंदरमाट का अड्डा बन गया। जिस पॉलिटिकल क्लास ने चाहा उसने अपने लोगों को दिला दिया, अधिकारियों ने अपने नाम पर समेट लिया। यहां तक कि जिन लोगों के पास जमीन और खासतौर पर जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने इस एक्ट का बेजा इस्तेमाल किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो आज निकल कर आई है, जबकि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आया है, तो जम्मू की 7 कनाल जमीन तो ऐसी है जो कि रोशनी एक्ट का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन इलीगली ऑक्युपाई की गई। वो भी तब जबकि खुद फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे और वो जम्मू का जो हिस्सा जो है, जो सुंजवान का, वहां पर वो 7 कनाल जमीन सरकारी थी, फॉरेस्ट लैंड थी, और उसको जो वहां के उस समय के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कब्जा किया। यह जो चीज है वो बहुत खतरनाक है और ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश को चौंकाने वाली। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इसमें बड़े बड़े नाम एक तरह से अभी खुलकर आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम बाहर निकल कर आ रहे हैं। मैं सुहेल काजमी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर की सियासत को बहुत नजदीक से आप देखते हुए आए हैं। सुहेल काजमी जी, सबसे पहले मैं एक चीज यह समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह से 370 का अपोज किया जा रहा है, हालांकि जम्मू कश्मीर के लोग भी यही मानते हैं कि 370 की वजह से वो बहुत पीछे जम्मू कश्मीर चला गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ सियासी पार्टियां बजिद हैं लगातार, उसके लिए गुपकार अलायंस बनाया जाता है। क्या वाकई में इन्हीं तमाम चीजों को छुपाए रखने के लिए कि उनके जो गुनाह है वो खुलकर ना आए, इसी वजह से 370 का अपोज किया जाता रहा है? देखिए, आर्टिकल 370 जो है, इसका इरोजन जो है, जब हमारे बहुत पहले जीएम सादिक साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे, तब से दुरुपयोग होना शुरू हुआ और कॉन्स्टिट्यूसली बख्शी साहब के टाइम पे स्टेट कमीशन बनी जम्मू कश्मीर रियासत में, और उसके बाद कंटिन्यूसली आज तक
जमीनी हकायक पर आर्टिकल 370 इन घरों के आगे पीछे घूमता था और वो पावर जो सेंटर था वो 2-3 घरों के आगे पीछे ही रहे और जम्मू कश्मीर जिस स्थिति में है उस स्थिति में चलता रहे। अगर आपको याद होगा तो राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने पब्लिक रैलीज में कहा कि अगर मरकज 1 रुपया बेचता है तो जम्मू कश्मीर की आवाम को 20 पैसे यहाँ ग्राउंड पे लगते हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब एक भारत का प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जो फारूक राजीव अकॉर्ड के साथ प्रधानमंत्री था, वो जब पब्लिक में ये बात करता है तो आप समझ सकते हैं कि हम इस स्पेशल स्टेटस से 70 सालों में आगे तो कहीं नहीं बढ़े, ना हमारा यूथ आगे बढ़ा, ना हमारी यहाँ मिलिटेंसी खत्म हुई। ये पहला और आखिरी खित्ता है पूरी दुनिया में जिसकी मिलिटेंसी की एज डिफाइंड नहीं है। उसके रीजंस हैं कि एक पाकिस्तान ही नहीं है, बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो जम्मू कश्मीर को खुशहाल नहीं देखना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को एक असली डगर पे देखना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि हम पीछे हैं और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये स्टेट्स हैं, वो फ्लोरिशिंग है। और यहाँ पिछले 70 सालों में पंचायत इलेक्शंस, कॉर्पोरेशन इलेक्शन जब जिस हुक्मरान ने चाहिए तब हुई, अनइंटरप्टेड कभी नहीं हुई कि जैसे हरियाणा में, पंजाब में। यानी सियासी पार्टियों और सियासी लीडरों का पूरी तरह से होल्ड रहा और एक तरह से उनकी मनमानी होती रही। मेरे साथ इस वक्त एक और बहुत खास मेहमान सलमान निजामी, कांग्रेस लीडर हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सलमान निजामी, इस घोटाले को किस तरह से देखेंगे? कोई पार्टी अछूती नहीं है जिस तरह से किया। और जहां अगर आप डेटा की बात करें, इसको पॉलिटिकल ना बनाइए आप। अगर आप पॉलिटिकल बनाते हैं तो मैं भाजपा के नेताओं से सवाल करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो घोटाला गुलमर्ग लैंड स्कैम हुआ, उसके एडवाइजर तो आपके गवर्नर साहब के एडवाइजर हैं और जम्मू में तो आपके नेताओं ने तो आर्मी की जमीन हड़पी है। आप कांग्रेस बीजेपी को मत बनाइए। हम कहते हैं कि अगर जमीन घोटाले में कोई भी मुलविस है उसको कानूनी सजा होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी लगाइए, कोई भी इंक्वायरी लगाइए, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब का एक विजन था कि जो गरीब तबका है उसको इस जमीन का फायदा मिले, कंपनसेशन मिले, और उसको जिसने मिसयूज किया उसको सजा दीजिए, उसको जिसने भी मिसयूज किया है। लेकिन इसको हिंदू मुसलमान के साथ मत जोड़िए, पार्टी वाइज ना करिए, क्योंकि वो लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उसमें उनको फायदा हुआ। आज भाजपा कहेगी हम गुजर बकरवालों का फेवर कर रहे हैं। आप पहलगाम में देखिए, परसों आपके चैनल ने रिपोर्ट तो किया। इसमें गरीबों का फायदा कहां हुआ सलमान निजामी? सलमान निजामी साहब, इसमें गरीबों का फायदा कहां हुआ? इसमें तो सियासी जो पार्टियां थी, सियासी जो लीडर थे, जो असर और रसूख रखते थे, उन्होंने हड़प ली जमीन। कैसे बड़े बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं। गरीबों के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाता है लेकिन फायदा उसमें अमीर लोग उठाते हैं। फायदा वहां की सियासी पार्टियों ने उठाया, फायदा चंद लीडरों ने उठाया। गरीबों तक कहां पहुंचा यह एक्ट? नहीं, देखिए, इल्जाम दो लगे। इल्जाम पूरे प्रोपेगेंडा में आपके चैनल के बगैर सब चैनलों ने यह दिखाया कि जम्मू में मुसलमान जो हैं एक साजिश के तहत उनको बसाया गया, लेकिन एक्चुअल डेटा जो हमारे पास है वो सिर्फ मुसलमान जो हैं, जम्मू में सिर्फ 1100 मुसलमानों को रोशनी एक्ट के स्कीम के तहत उनकी रजिस्ट्री हुई और उसमें से 44,000 नॉन मुस्लिम हैं जो जम्मू सूबे में इस रोशनी की स्कीम का उनने फायदा उठाया। तो इसका मुसलमान और हिंदू के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो है सिर्फ 1100 कनाल सिर्फ मुसलमानों के हक में आई है और 44,000 जो है वो नॉन मुस्लिम्स के हक में आई है। सलमान निजामी साहब, देखिए, बसने का तो सवाल नहीं, अभी बस्ती तो बसी नहीं थी कि उससे पहले ही उसमें बड़े बड़े घोटाले और बदउनवानी और करप्शन हो गया। बात तो जिन लोगों ने इसमें करप्शन किया उनकी बात हो रही है। हिंदुओं को बसाया गया, मुसलमानों को बसाया गया, किसे बसाया गया, किसे नहीं बसाया गया, वो बात का सवाल है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए, कविंदर गुप्ता साहब, सीनियर लीडर हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। कविंदर गुप्ता साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कविंदर गुप्ता साहब, किस तरह से इस पूरे घोटाले को आप लोग देखते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की कोई पार्टी अछूती नहीं, किसी पार्टी के लीडर अछूते नहीं है जिनका नाम इस स्कैम में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे बड़े बड़े चेहरे निकल कर आ रहे हैं। कविंदर गुप्ता जी, मुझे सर सुन पा रहे हैं आप? आप तक आवाज आ रही है मेरी? अभी उनको जा रही है ना, अभी नहीं इधर आई और हाँ ठीक है। मैं लग रहा है मेरी आवाज शायद कविंदर जी तक नहीं जा रही, दोबारा से हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। मैं ब्रजेश कुमार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। ब्रजेश जी, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में अब जिस तरह से हालात बदले हैं 370 के बाद,
तो अब बहुत सी चीजें इस तरह से निकल कर आएंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैसा कि इससे पहले मैंने आपसे पूछा कि चीजें बिल्कुल एक तरफा थी, लेकिन अब सिक्के के दोनों रुख एक तरह से देखे जाएंगे। अब जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा 370 हटने के बाद, और यही वजह है कि अब इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। जहां कहीं भी जो एडमिन या सरकार हो, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए कि वहां का जो सामान्य आदमी है उसको जो है सो कानून का फायदा मिले, उसको सरकार की नीतियों का फायदा मिले। जो रोशनी एक्ट है जब ये बनाया गया 2000-2001 के साल में, जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, तो इसका क्या एम बताया गया था? जब एम बताया गया था वो ये था कि जो गरीब लोग जो कि लंबे समय से जो है सो ऐसी जमीन पर बैठे हुए हैं, उनको हम रेगुलराइज कर देते हैं, उनको जो है एक मार्केट प्राइस उनसे लेकर, चूंकि उनसे कब्जा छुड़ाना ठीक नहीं होगा। लेकिन इसकी आड़ में नाम इतना पवित्र रखा गया, रोशनी रखा गया, सोचा यह गया कि भाई 25,000 करोड़ रुपए आएंगे इस तरह की चीजें रेगुलराइज करके। सीएजी की रिपोर्ट है 2014 कहती है महज 76 करोड़ रुपया आए। और वो कौन से लोग, जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी कि सरकारी जमीनों पर कोई कब्जा ना हो, किसी भी किस्म का उस पर इंक्रोचमेंट नहीं हो, उन्हीं लोगों ने जो कानून बनाया गया गरीबों की आड़ में कि गरीबों को फायदा पहुंचाना है, उसकी आड़ लेकर जो सारे इन्फ्लुएंसर लोग, जिसमें पॉलिटिकल क्लास है, जिसमें सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए बड़े अधिकारी हैं, बिजनेस क्लास है, उसने इसका फायदा उठाया। अब सिर्फ नाम देखिए, इनमें से कौन सा गरीब है? हसीब द्राबू की हम लोगों ने कल चर्चा की थी, मोहम्मद शफी पंडित जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल रहे, उन्होंने, अब जो सो के अमला का नाम शामिल है इसमें, मुश्ताक अहमद छाया का नाम है। क्या ये गरीब लोग हैं? यह जो लोग जो कि सत्ता के शिखर पर रहे, जो कि जेएनके का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव नैरेटिव तैयार करते थे, जिनकी पकड़ थी, उन्होंने इस एक्ट का फायदा उठाया। और इस तरीके से जो सो उसका बेजा इस्तेमाल हुआ कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा इस कानून को निरस्त करते हुए कि इसकी जितनी भी जो है सो आप भर्त्सना करें वो कम है। और सवाल ये उठता है कि अगर इसकी जांच नहीं होगी तो फिर क्या होगा? अगर इस तरीके से आप इलीगली जो है सो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को आप यूज करें, आप पब्लिक फंड का मिस यूज करें। अब ध्यान रखिए, आप चाहे जेएनके बैंक में हाथ रखिए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हाथ रखिए, मतलब हद तो यह है कि जेएनके बैंक का पैसा वहां पर गोल्फ कोर्स डेवलप करने और उसके रखरखाव पर खर्चा किया गया। रोशनी एक्ट, गरीबों को फायदा नहीं मिला। सभी जितने भी अमीर और इन्फ्लुएंशियल क्लास था, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, रूलिंग पार्टी के मेंबरान हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, बिजनेस क्लास के लीडिंग लाइट्स हो, उन्होंने इसका बेजा इस्तेमाल किया। तो भला इसमें गरीब आता कहां से? गरीबों का नाम लेकर छल किया गया, अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए अपने रिसोर्सेज पर कैप्चर किया, जो कि अब जो है जांच के बाद, वो भी जो कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत हो रही है। ध्यान रखिए कि यह जांच जो है सो ऐसे कोई नहीं हुई है। गुजरात जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, उसने बाकायदा इसके लिए आदेश दिया, कोर्ट माउंटेड इंक्वायरी, और तभी ये नाम सामने आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो है जो अब दूध का दूध और पानी का पानी होना, और इसमें बहुत सारी पार्टियों, बहुत सारे नेताओं के लिए इनकन्वीनियंट ट्रूथ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है उसके लिए बहुत फायदे की चीज है कि उनकी रिसोर्सेज जो है उनके लिए इस्तेमाल हो, न कि जो है लोग जो इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं वो उसका यूज कर ले जाए। बिल्कुल। कविंदर गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कविंदर गुप्ता जी, मुझे सुन पा रहे हैं सर? आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आती है, जो दूसरे बोल रहे हैं उनकी मुझे आवाज नहीं आई बिल्कुल। जी जी, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। मैं कविंदर गुप्ता जी, मेरा सवाल यही था कि जो गुनाह है, जो इस तरह के जो स्कैम हुए, जिसके बारे में ब्रजेश कुमार सिंह जी बहुत तफसील से बता रहे थे कि किस तरह से क्रिकेट एसोसिएशन, इसके अलावा जेके बैंक और अब रोशनी जो स्कैम है, इस तरह के स्कैम लगातार आ रहे हैं। और ये चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आनी चाहिए कि जो उनकी लीडरशिप थी, जो वहां के रिवायती जो सियासी पार्टियां थी, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ताजिर हैं, वो किस तरह से लोगों की भलाई और तरक्की के अपोजिट इस तरह के काम किए जा रहे थे। यहां पर लूट घसोट चल रही थी, करोड़ों और अरबों की जमीनें कौड़ियों के दाम एक तरह से लूटी गई जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब ये रोशनी एक्ट आया था 2001 में, तो उसका मतलब ये था कि जो कोई गरीब 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 साल से अलग अलग जमीनों पर बैठे हैं, जिसके पास कोई 100 गज है, 50 गज है, 20 गज है, उन लोगों को किसी प्रकार से रेगुलाइज किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी परिस्थिति रही, इस समय समय पर यहां पर लोग कभी माइग्रेट होकर के आए बॉर्डर से,
कभी दूसरी जगह से माइग्रेंट आए, कोई हिंदू भारत इंडो पाक आपस में जंग हुई, उसमें यह होगा। इस तरह से समय समय पर हालात बने, कोई डोडा से माइग्रेंट होके आया, कोई कश्मीर से माइग्रेंट होके आया, उन लोगों को उस चीज का फायदा मिल सके। लेकिन हुआ इससे उल्टा, उन लोगों के ना तो फार्म लिए गए, ना कोई रेट तय किए गए, लेकिन इस रोशनी एक्ट की आड़ में जो लोग उस वक्त सत्ता में बैठे थे, सरकारों में बैठे थे, इसके साथ ही जो लोग वहां पर ब्यूरोक्रेट से जो इस प्रकार का काम चला रहे थे, जिन्होंने की रोशनी एक्ट में रेगुलराइज करनी थी, वही लोगों ने अपने नाम लाखों की, करोड़ों की, अरबों की जमीनें लेकर के उसको सरकार के माध्यम से उसको ये करवाने की कोशिश की, इसको रेगुलराइज कराया जाए। कविंदर गुप्ता जी, सवाल ये उठ रहा है कि सरकार में आप लोग भी रहे, ऐसा नहीं कि आप लोग सरकार में नहीं रहे, इतनी देरी क्यों हुई? 2001, 2002 का मामला और 2020 में वो तमाम चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। सरकार में तो बीजेपी भी रही है जम्मू कश्मीर में। देखिए, मेरी बात सुनिए, 2015 में हम सरकार में आए थे। 2015 में उस वक्त से लगातार इसकी कोशिश की गई, जब हमारी बातें नहीं मानी गई, जब इस प्रकार की चीजों को खोलने नहीं दी गया, तभी हमने सरकार से समर्थन वापस लिया था। हम सत्ता में बैठे रहने नहीं चाहते थे। हमें यह पता था कि धारा 370 की आड़ में और दूसरे चक्कर में आज तक यहां पर ना तो जितना भी भारत सरकार से पैसा आता था, उसका ना तो कोई ऑडिट होता था, ना उसकी कोई पूछताछ होती थी। उसी सारे सिलसिले में, उसी आड़ में इन्होंने, जब वहां पर कोई इंडस्ट्री आने लगती थी, तब ये क्या करते थे, उनको जानबूझकर देरी करते थे कि यहां पर बाहर के लोग मत आए। इसी तरह से अगर कोई सलमान निजामी साहब, 370 का आड़ क्या इसी वजह से जम्मू कश्मीर में, इसी वजह से 370 का यूज किया गया? क्या 370 की आड़ में यही तमाम स्कैम होते रहे जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आज कोरोना की वबा है, कोरोना में कितने स्कैम गुजरात में हुए, तो हम नहीं बोल सकते कि वो वहां 370 नहीं है तो इसकी वजह से। सबसे बड़ी बात यह है, गुलाम नबी आजाद साहब का ये एक विजन था, एक चाहत थी कि जो आज पहलगाम में हुआ, जिस तरीके से वहां गुज्जर बकरवाल लोग रह रहे थे, एक झुग्गी में किस तरीके से उनको घसीट के बाहर किया गया और उनका मकान तोड़ा गया, तो वही किस्से पहले भी होते थे। और उसी को बचाने के लिए उन गरीब तबके के सलमान निजामी साहब, यही रोशनी एक्ट के तहत अगर घर बने होते, जमीनें मिली होती, तो ये गुज्जर बकरवाल आज खुशहाल होते। 20 साल पहले अगर इसी पर काम हुआ होता, या इन 20 सालों में अगर इसी पर काम हुआ होता इस रोशनी एक्ट पर, तो आज यही गुज्जर बकरवाल जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, ये लोग आज खुशहाल होते, आज इनके पास अपनी जमीनें होती। लेकिन जमीनें तो सियासतदानों ने लूट ली, जमीनें तो सियासी पार्टियों ने आपस में बांट ली। सलमान निजामी साहब, गुलाम नबी आजाद साहब को 2-2.5 साल मिले, उन्होंने डिग्री कॉलेज भी दिए, यूनिवर्सिटियां भी दी, क्या कुछ नहीं दिया। अब नीचे घोटाला हुआ, क्या हुआ वो उनके तो कसूर नहीं है उसमें। और दूसरी बात जो है, हम खुद कह रहे हैं कि अगर हमारे इतने बड़े फैसले को किसी ने मिसयूज किया, आप कार्रवाई करिए। और आपके लोग कौन है इसमें? हसीब द्राबू कौन था? वो बीजेपी और पीडीपी सरकार का मीडिएटर था, और उसी आदमी को आपको आंखों पे पट्टी बंधी थी, आपने पहचाना नहीं कि कौन लोगों पे कितने केस हैं, कितने लोग ऐसे हैं। इसमें तो कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने इसमें के आमला जैसे कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। सलमान निजामी साहब, उनका जिक्र क्यों शामिल है इसमें? हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि इसमें भाजपा के भी लोग हैं ज्यादा। मैं दावे से कह रहा हूं, ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर भाजपा इसमें भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लाया। आप सामने भारतीय जनता पार्टी ने आपको चलाइए। आज वो सामने जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, भाजपा की जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, तब देखेंगे। नहीं, बिल्कुल गुनाहगार कानून से बच नहीं पाएंगे। तो अब जिस तरह से जांच पड़ताल चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं सुहेल काज़मी साहब, बहुत मुख्तसर में, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट और तरक्की की हमेशा बात की जाती है और हमेशा इसका रोना रोया जाता है, लेकिन जिस तरह के स्कैम जो चीजें अब निकल कर आ रही हैं, क्या यही तमाम चीजें इसकी बड़ी वजह हैं जो जम्मू कश्मीर में आज भी नौजवान बेरोजगार हैं, आज भी गुर्बत है, आज भी सड़कें टूटी हुई हैं? क्या यही तमाम चीजें इसकी बड़ी वजह हैं?
देखिए, सबसे बड़ी जो फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में, वो लैंड ग्रैबिंग की है। और ये जो स्कैम है, जब इसको प्रोब होगा, सीबीआई जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो मैंने हमेशा बड़े चैनल्स पे कह दिया कि लैंड जो ग्रैबर होते हैं वो नंबर्ड होते हैं, 10, 20, 50। और जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जिन लोगों ने वहां रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बनाई है, किसी ने 2 मरले में, 5 मरले में, 10 मरले में और 1 कनाल में। 1992 में यहाँ 2-3 इलाके हैं, नानक नगर, प्रीत नगर और सर्टन एरियाज ऑफ त्रिकुटा नगर, दे वर आल्सो रेगुलराइज्ड बाय द देन गवर्नर मिस्टर जीसी सक्सेना। कहने का मतलब यह है, गुनाह 10 लोगों ने किया और फांसी आप पूरे 2 लाख लोग वहां रह रहे हैं उनको देंगे, वो मैं समझता हूं वाजिब नहीं है। ठीक है, ये ठीक है कविंदर गुप्ता जी, बहुत मुख्तसर में कविंदर गुप्ता जी, किस तरह से गुनहगारों को एक तरह से कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और जो लोग वाकई में इसके हकदार हैं, क्या उन्हें वापस ये तमाम चीजें मिलेंगी? गुनहगारों को बख्शा ना जाए और जो हकदार हैं उन्हें उनका हक मिले। देखिए, मैंने पहले कहा कि धारा 370 की आड़ में इन्हीं लोगों ने लूट खसूट की है और जिन लोगों ने ये एक्ट बनाया था उन्होंने ये जो जिस प्रकार मेरे दोस्त ये सोहेल काजमी जी ने कहा है, ये उन लोगों को रेगुलाइज किया जाना था जो कॉलोनीज रेगुलाइज नहीं थी, जिनके पास 1 मरला, 2 मरला, 3 मरला जमीन थी। अगर ये गुज्जरों की बात करते हैं निजामी साहब, इनको कहना चाहिए इन्होंने कोई स्कीम लाई, हाउसिंग फॉर ऑल या कुछ और ऐसी स्कीम लाई होती। आज यहां पर हिंदुस्तान के जो भी प्रोजेक्ट आते रहे, ये डिले करते रहे जानबूझ करके। ठीक है, बरजेश जी का आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स के अब निकलकर इसमें आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सही मानों में सही कार्रवाई होगी? कारण नहीं है कि इसमें सही कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि ध्यान रखें कि यह पूरी की पूरी कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी है। खुद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इसके लिए जांच का आदेश दिया, उसके आधार पर सीबीआई इसकी जांच कर रही है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वह कोर्ट को सबमिट कर रही है। साथ में जेएंडके हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि खुद प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि जो भी इस तरह की इलीगलिटीज हैं, चाहे वह जो है रोशनी एक्ट के तहत इस तरह के अलॉटमेंट हो या फिर बिना रोशनी एक्ट के। आप ध्यान रखें कि जो खुद फारूक अब्दुल्ला का जो केस है, जो कि जम्मू के बाहर संजवान में जो उन्होंने 7 कनाल जमीन जो कब्जा की है, वो रोशनी एक्ट वाली नहीं है, और रोशनी एक्ट के एग्जिस्टेंस में आने के पहले का मामला है। वो 98 में जब खुद जब वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने वो 7 कनाल जमीन जो है सो इलीगली कब्जा कर ली अपने घर को बनाने के लिए, 3 कनाल जो खरीदी थी उसके साथ साथ। तो इसलिए इसका जो दायरा है न सिर्फ रोशनी है, बल्कि उसके अलावा भी जो है जो गवर्नमेंट लैंड्स जो है जो कब्जा की गई है, चाहे फॉरेस्ट लैंड कब्जा की गई है, वो भी। और चूंकि इनकी डिटेल्ड इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी है, तो ये माना जाना चाहिए। बिल्कुल अब ये देखना बहुत अहम होगा कि आगे इसमें कार्रवाई किस तरह से होती है। क्या गुनहगारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, ब्रजेश कुमार सिंह जी, कविंदर गुप्ता जी, सोहेल काजमी साहब और सलमान निजामी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। शुद्धता